तो बेटा हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात कर रहे थे। इधर देखिए सब लोग, तो हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने आपको बताया है ये दो तरीके की होती है, एक तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा ये वाला फैन भी बंद कर दो। बोल रहे हैं एक तो इंटर है, वैसे एक ही बंद कर दो। एक तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैंने कल आपको बताए थे, अब कुछ और पॉइंट्स इसके हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ और क्वेश्चंस। तो बोल रहे हैं देखो बेटा, ये एसिटिक एसिड है, ये देखिए ये एसिटिक एसिड है। इसका अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 आता है। तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट जो है ये 60 आता है। बट अगर इसको किसी, आप जैसे बेंजीन में डाल दें, बेटा देखो इधर, अगर एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाल दें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जस्ट डबल आता है, 120 के आसपास। एग्जैक्ट 120 नहीं आता है, 119 के आसपास आता है, 119 के आसपास आता है, समझे। मतलब मान लेते हैं जस्ट लगभग डबल आता है। तो बोल रहे हैं अभी ये क्वेश्चन है कि एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट, सुनिए ध्यान से, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 60 होता है, मगर बेंजीन में इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 120 के आसपास आता है, समझे। तो ये क्वेश्चन है कि भैया मॉलिक्यूलर वेट इज 60 बट इन बेंजीन इट्स मॉलिक्यूलर वेट ये लगभग 120 आता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो देखो बच्चों, बोल रहे हैं बेटा बेंजीन में, इन बेंजीन क्या होता है, देखिए ये जो एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड ये इस तरह से डाइमराइज हो जाता है, ये अपना डाइमर बनाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एसिटिक एसिड में ये डाइमराइज हो जाता है क्योंकि ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। इसलिए एसिटिक एसिड बेंजीन में एसिटिक एसिड का वैसे तो मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, बट अगर बेंजीन में इसको रखें तो फिर इसका मॉलिक्यूलर वेट 120 के आसपास आता है। रीज़न पूछा जाए तो रीज़न क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसके दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा बेटा सुनो, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक तो मैंने आपको बताया है, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मगर एक और कैटेगरी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखिए फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दो पार्ट में और क्लासिफाई किया गया है, एक तो सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा है अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, देखिए यहां पर बेटा, इसमें ये जो एटम है, जो हाइड्रोजन है, ये देखिए कोई एटम है ए और ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन और ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये देखिए। तो कह रहे यहां पे ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये है कोवेलेंट बॉन्ड और ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। मान लिया इसकी जो लेंथ है ये ए है और इसकी लेंथ बी है,
तो नॉर्मली कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। बट ये जो सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आता है। ये काफ़ी मतलब ये स्ट्रॉन्ग होता है, नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसी कारण से यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ए ऑलमोस्ट इक्वल टू बी, इसीलिए इसको सिमेट्रिकल बोलते हैं कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस और यहाँ से इसकी डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम होती है, समझे। तो दोनों ओर, जबकि एक तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और इसकी बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे दोनों ओर अलग अलग डिस्टेंस आनी चाहिए, मगर यहाँ दोनों ओर सेम डिस्टेंस, ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस आती है, समझे। इसीलिए इसको सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग कैटेगरी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, समझे। इसका एग्जाम्पल है HF। HF का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है। तो HF में जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इसी कारण से मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि HF की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ठीक है। अब अगर बोल रहे हैं अनसिमेट्रिकल, तो बाकी के जितने पढ़े हैं ना आपने, जैसे बेटा इसमें देखो, जैसे ये वाटर है, इसमें मैं एग्जांपल से बता रहा हूं, जैसे ये वाटर है, ये देखिए वाटर में ये देखिए ये इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसकी बॉन्ड लेंथ मोर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी और कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होगी। मान लिया इसकी बॉन्ड लेंथ ए है, इसकी बॉन्ड लेंथ बी है, तो यहाँ ए बी से काफ़ी ज़्यादा होगी। इसलिए आप सोचो ना, अब ये एक हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस काफ़ी कम है। तो इसीलिए बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। मतलब यहाँ पे सिमेट्रिकल में जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है दोनों ओर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगभग सेम डिस्टेंस पे होगा। ये ए और बी ऑलमोस्ट सेम होंगे, समझे। मगर ये जो अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक और, अगर जहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है उससे मान लीजिए ए दूरी है और जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है उससे बी दूरी है, तो एक तरफ ये थोड़ा पास में होगा और एक तरफ थोड़ा सा दूर में होगा। आप बॉन्ड को देखिए ना, ये बॉन्ड दिख नहीं रहा है, एकदम सिमेट्रिकल आ रहा है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीचों बीच में अप्रोक्सीमेटली बीच में आता है, और यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बीच में नहीं आता है, किसी एक तरफ ज़्यादा खिसका होगा और एक तरफ थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस होगी, एक तरफ कम डिस्टेंस होगी। इसीलिए इसको अनसिमेट्रिकल बोलते हैं और इसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। ये सिर्फ हमने HF में बताई है, ध्यान रखिएगा, HF के केस में ये देखनी, बाकी के सब में क्या होती है आपकी अनसिमेट्रिकल ही होती है। इसीलिए HF की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैटेगरी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। देखो बेटा, एक ये क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए कुछ मॉलिक्यूल दे दिए गए हैं, इनको पूछा जा रहा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सटेंट मतलब नंबर, एक मॉलिक्यूल कितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं H2O2 की, तो देखिए ये यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। पहले तो ध्यान रखिएगा, ये जो H2O2 होता है ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहाँ कहाँ से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, तो देखिए यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और ये सारे, तो एक मॉलिक्यूल बोलो बेटा कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, 6। और यहाँ पे देखिए, ये देखो ये लोन पेयर बताया था बेटा, ये यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साइड्स हैं। तो कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है,
4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। ये कितनी कर रहा है? 6 कर रहा है, जबकि यहां बताया था ये कितनी करता है? 2। तो सबसे ज्यादा नंबर अगर बोला जाए तो नंबर किसका आ रहा है बेटा? H2O2 का, फिर H2O का, फिर HF का। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इन्हें स्ट्रेंथ के बेसिस पे अरेंज करिए, तो स्ट्रेंथ के लिए ना सीधे इसका उल्टा कर दीजिएगा, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। एक्सटेंट आपको बता दिया है, हमेशा एक्सटेंट तो आप भूलोगे ही नहीं, स्ट्रेंथ के लिए सीधे कर दीजिए, तो इसका उल्टा कर देंगे। अगर यहीं पे दे दिया जाए तो सबसे, अभी बता भी दिया बेटा मैंने आपको कि जो HF होता है वो सिमेट्रिकल की कैटेगरी में आता है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आता है। फिर इसके बाद B आ जाएगा H2O, फिर ये आ जाएगा H2O2। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इन्हें स्ट्रेंथ के बेसिस पे अरेंज करिए, एक्सटेंट के बेसिस पे अरेंज करिए, उसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है। अब यहां आ जाओ बेटा, और क्या क्या होता है? और क्या होता है बेटा? देखो सुनो, ध्यान से देख लीजिए, जब भी कभी बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आ जाए तो बस दो ही चीजें आपको चेक करनी है। एक तो पहला है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा है इंटर मॉलिक्यूलर इंटरएक्शन। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा है इंटर मॉलिक्यूलर इंटरएक्शन, बस यही चीज चेक करने। मगर इसमें प्रेफरेंस किसको देंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का फोर्स होता है। इसमें 8 किलो जूल पर मोल से ज्यादा की रेंज का फोर्स लगता है, जबकि इंटर मॉलिक्यूलर इंटरएक्शन में 8 किलो जूल पर मोल से कम की रेंज का फोर्स लगता है। तो अब मान लीजिए, अब बेटा आपको पहला मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और यहां पे पहला हमने ले लिया है हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजन, हेलोजन फैमिली के हाइड्राइड्स। पहला है HF, HCl, HBr, HI, इनके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो बेटा देखो, ऐसा होता है कि बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैंने कहा था दो चीजें देखोगे आप, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखोगे और दूसरे इंटरमॉलिक्यूलर इंटरएक्शन देखोगे। तो पहले तो देखो, अगर बात करें हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो सिर्फ इसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जो HF होता है सिर्फ इसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ये फैक्टर तो पूरा अलग ही हो गया, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का फोर्स आ गया। बाकी में देखिए क्या है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं। तो एक तो ये पोलर है, सारे के सारे पोलर हैं, तो वही फैक्टर आपका लगभग सेम हो जाएगा। फिर क्या देखेंगे? मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे। बेटा बताया था ना, वांडरवाल फोर्सेस, याद रखिएगा, वांडरवाल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। वांडरवाल फोर्स मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करते हैं, और वांडरवाल फोर्स जितना ज्यादा लगेगा उससे भी आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो बेटा देखो, HCl, HBr और HI में HI का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होता है, फिर HBr आ जाएगा, फिर HCl आ जाएगा, समझे। तो ऑल्दो HF का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, बट फिर भी HF में क्या हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये काफी ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो सबसे ज्यादा बेटा, अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा HF हो जाएगा, फिर HI हो जाएगा, फिर HBr हो जाएगा, और फिर HCl हो जाएगा। तो ये क्यों सबसे ज्यादा है? इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्यों इनसे ज्यादा है? इसका रीजन है वांडरवाल फोर्सेस, इसका रीजन है वांडरवाल फोर्सेस। इसीलिए, क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अगर क्वेश्चन आ जाए या स्टेटमेंट आ जाए कि देखिए कि जो HCl है, HF है लिक्विड, HF क्या है? लिक्विड। तो HF लिक्विड है और HCl गैस है। HF लिक्विड है और HCl गैस है, जबकि HF का मॉलिक्यूलर वेट होता है कम और HCl का मॉलिक्यूलर वेट इससे ज्यादा होता है। तो कह रहे हैं भले ही आपने तो बताया वांडरवाल फोर्सेस, है ना,
तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है और HF का मॉलिक्यूलर वेट कम है, बट फिर भी HF लिक्विड है और HCl गैस है। क्यों? क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो ये असर्शन है कि ये लिक्विड है, ये गैस है, ऑल्दो इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। तो असर्शन सही है। और रीजन है इन HF इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। HF में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, समझे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। असर्शन रीजन दोनों सही हैं और एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। दूसरा, तो एक तो ये आपको बता दिया। बेटा याद रखिए, अब मान लो इसी में आपसे मैं पूछता हूं कि इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे अरेंज करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का बताना है, तो इसमें मैं बोल रहा हूं ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, कि इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे अरेंज करिए। तो देखो बेटा, ये HF है, ये है HCl, ये है HBr और ये है HI। एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे साइज क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इन सेम ग्रुप अप टू डाउन साइज इंक्रीजेस। एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता जाएगा, और साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, देयरफॉर बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। अब बेटा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी, ध्यान रखिएगा। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किस में होगी? HI में। और बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम किस में होगी? HI में। तो इसके बॉन्ड को तोड़ना सबसे आसान होगा और इसके बॉन्ड को तोड़ना सबसे मुश्किल होगा। इसलिए अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा HI होता है, फिर HBr होता है, फिर HCl होता है और फिर HF होता है। ध्यान रखिएगा, समझे? तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, तो इससे एक चीज पता चलता है कि HF कैसा एसिड है। HF सर एक वीक एसिड है। HF कैसा एसिड है? HF वीक एसिड है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए वो कौन सा वीक एसिड है जो सिलिका या ग्लास को डिसॉल्व कर देता है। अगला क्वेश्चन, वीक एसिड विच डिसॉल्व सिलिका, वो वीक एसिड जो सिलिका को डिसॉल्व कर देता है। तो आंसर है HF। बेटा HF ही ऐसा है वीक एसिड है जो सिलिका को डिसॉल्व कर देता है, समझे? और क्योंकि ये सिलिका को डिसॉल्व कर देता है, इसीलिए ग्लास पे जब डिजाइन बनाते हैं उसे एचिंग ऑफ ग्लास बोलते हैं, समझे? एचिंग ऑफ ग्लास। तो ग्लास की एचिंग के लिए HF का यूज किया जाता है, या ग्लास पे कुछ लिखाई करनी है, उस पर कोई डिजाइन बनानी है। देयरफॉर, तो अगर एसेंशियल रीजन में आ जाए कि HF इज ए वीक एसिड, ओनली वीक एसिड विच डिसॉल्व ग्लास, तो आंसर है HF। तो यह असर्शन हो गया। रीजन क्यों? तो बता रहे भैया, मतलब इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट है, इसीलिए HF को यूज करते हैं ग्लास की एचिंग में। देयरफॉर HF इज यूज्ड इन एचिंग ऑफ ग्लास। ध्यान रखिएगा, ग्लास पे जब डिजाइनिंग बनाते हैं, इसीलिए। और यही कारण है कि क्यों HF को हम लोग कभी भी सिलिका या ग्लास के वेसल में स्टोर करके नहीं रख सकते। देयरफॉर HF कैन नॉट स्टोर्ड इन ग्लास वेसल। HF को कभी भी ग्लास वेसल में स्टोर करके नहीं। तो यहाँ क्या क्या बताया बेटा? देखो यहाँ क्या क्या बताया, मैं एक बार फिर से सारी चीजें आपको बता रहा हूं। अगर आ जाए एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझे? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ और कम है। इसका उल्टा कर देना, स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और पूरा याद रखिए, जब भी बॉइलिंग पॉइंट का आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो बस दो चीजें देखनी है। पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर वो नहीं हो रही है तो फिर आपको
इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन देखने, जिसमें से बताया था लास्ट वाला। पहला बेटा याद करो, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या बताया था? आयन डाइपोल। दूसरा क्या बताया था? डाइपोल डाइपोल। तीसरा क्या बताया था? आयन इंड्यूस डाइपोल। चौथा क्या बताया था? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। और पांचवा क्या बताया था? इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, और उसी को वान डेर वाल फोर्सेस कहते हैं। तो अगर कहीं पे डाइपोल डाइपोल लग रहा है और कहीं पे इंड्यूस डाइपोल लग रहा है, तो डाइपोल वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। और जहां पे इंड्यूस डाइपोल लग रहा है ना, वो कम स्ट्रॉन्ग है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा। तो जब भी आप बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन करेंगे तो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखेंगे, फिर वान डेर वाल फोर्सेस को या इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन को देखेंगे, समझे? अब आ जाइए यहाँ पे, हमने बात करी, ये देखिए हैलोजन फैमिली के हाइड्राइड्स में HF, HCl, HBr, HI। तो बोल रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं वान डेर वाल फोर्सेस, और वान डेर वाल फोर्सेस को देखने के लिए हम लोग देख रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट। HI का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है, तो वान डेर वाल फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा। तो HF के बाद सीधे नंबर किसका आ जाएगा? HI, फिर HBr, फिर HCl, ध्यान रखिएगा। दूसरा है HF, बोल रहे हैं भले ही HF का मॉलिक्यूलर वेट कम है, HCl का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, फिर भी HF लिक्विड है और HCl गैस है। क्यों? तो रीजन है क्योंकि HF में होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। फिर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए नहीं एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पर, बेटा एक मैंने ये मेथड बताया, मैं आपको एक GOC में भी मेथड बताऊंगा। आप एसिडिक स्ट्रेंथ को दो तरह से कर सकते हो। इसमें एक और मेथड भी मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। सेकेंड मेथड एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए ये रूल होता है बेटा, हमेशा एसिड क्या होता है, एसिड क्या होता है जो H+ दे करके, बेटा याद रखने का, किसी से भी जब आप एक H+ हटाओगे तो उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, रूल याद रखेगा। तो एसिड वो है जो अपना H+ डोनेट करे और जो कॉन्जुगेट बेस बने वो प्रॉपरली स्टेबल हो। तो जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी, ये भी मैंने आपको पिछले टर्न पे बताया था, वो भी मैं लगा के दिखा रहा हूं कि कैसे आप उससे सॉल्व करोगे। तो याद रखना बेटा, जब आप इससे H+ हटाओगे तो यहाँ चार्ज कैसा आ जाएगा? माइनस चार्ज आ रहा है सर, लगातार माइनस चार्ज आ रहा है। बेटा क्या मैंने आपको बताया चार्ज क्या होता है? बोलो बच्चों, चार्ज, अरे चार्ज होता है सर चिंता। याद करो, चार्ज क्या होता है? चिंता। और चिंता था चिता, चिता, चिंता चिता के समान है, यानी कि चिंता बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी, चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। अब देखो ऐसा होता है बेटा, इन सेम पीरियड, इन सेम ग्रुप, इन सेम ग्रुप में देखो, फ्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता जाएगा। तो यही माइनस चार्ज ज्यादा एरिया में फैलता जाएगा, ज्यादा एरिया में डिस्पर्स होता जाएगा। तो एक जगह पे चार्ज कम बचेगा, चार्ज डेंसिटी कम बचेगी, चिंता कम बचेगी, चिंता कम बचेगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ध्यान रखें, फिर से बता रहे, ध्यान से समझिए कि एक ही ग्रुप में अगर एनायन एक ही ग्रुप के दिए हुए हैं तो ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ेगा तो सरफेस एरिया इनका बढ़ रहा है। तो सेम चार्ज उतने पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि एक जगह पे चार्ज डेंसिटी कम है, चार्ज डेंसिटी कम है, चिंता कम है, चिंता कम है तो स्टेबिलिटी क्या है? ज़्यादा। तो सर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे याद रखना, अगर एक ही ग्रुप के एनायन हैं तो साइज जैसे जैसे बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो क्या मैं लिख सकता हूं इन सेम ग्रुप, इन सेम ग्रुप एनायन, एनायन के लिए साइज, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो देखिए ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता जाएगा, स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर I माइनस हो जाएगा, फिर Br माइनस हो जाएगा, फिर Cl माइनस हो जाएगा, फिर F माइनस हो जाएगा। यहाँ पे इसी से हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो सबसे ज्यादा स्टेबल I माइनस, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर F माइनस। और जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हो, चाहे ऐसे कर सकते हो चाहे ऐसे। इस हिसाब से HF जो है वीक एसिड है और HI जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो कह रहे हैं भैया वो कौन सा वीक एसिड है जो सिलिका को डिसॉल्व कर सकता है? तो HF वो वीक एसिड है जो सिलिका को डिसॉल्व कर सकता है, इसीलिए इसको किस में यूज करते हैं? एचिंग ऑफ ग्लास में यूज करते हैं। और यही कारण है क्यों हम लोग HF को ग्लास के वेसल में या ग्लास के बर्तन में स्टोर करके नहीं रख सकते। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। तो देखो बेटा, इधर देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स की।
सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए। तो देखो बेटा, मैंने आपको अभी बताया है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, पर इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। तो इनमें हम लोग देखेंगे वान डेर वाल फोर्सेस, इनमें हम लोग देखते हैं वान डेर वाल फोर्सेस, और वान डेर वाल फोर्सेस अभी बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो बेटा वैसे तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे वाटर का होगा, मगर उसके बाद POH2 आ जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले H2O, फिर POH2, फिर TeH2, फिर SeH2, फिर SH2 आ जाएगा। समझे? तो ये इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। ये सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ये सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वान डेर वाल फोर्सेस ज़्यादा हैं। यहाँ पे वान डेर वाल फोर्स मैक्सिमम लगेगा। और वान डेर वाल फोर्स मैक्सिमम क्यों लगेगा? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा है। समझे? तो एक तो ऐसे आप कर सकते हो, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे अरेंज करिए। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है आपको। तो बेटा अभी मैंने आपको बताया, देखो यहाँ भी ऊपर से नीचे जाओगे तो सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता जाएगा। सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा। अगर साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है घटेगी। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे होगी, सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे होगी। तो अगर बोले एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर, तो एसिडिक कैरेक्टर में बेटा POH2, फिर TeH2, फिर SeH2, फिर SH2, फिर OH2 बोल रहे हैं। इसी के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि बेटा यहाँ पे देखिए दूसरा फिर से स्टेटमेंट है कि H2O जो है ये लिक्विड है, मगर H2S जो है ये गैस है। भले ही इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है और इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। तो भले ही H2S का मॉलिक्यूलर वेट जो है ज़्यादा है और इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, बट फिर भी ये लिक्विड है और ये गैस है। क्यों? तो इसका रीज़न है यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो इसका रीज़न है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, और क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में होती है इसीलिए इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बेटा हम लोग देखने जा रहे हैं, अगर बॉइलिंग पॉइंट का केस देखें ना, तो सबसे अलग टाइप का जो केस है ये है हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, इनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इनमें क्या होगा? तो देखो बेटा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। बेटा यहाँ पे इनके ये अमोनिया है, ये फॉस्फीन है, ये आर्सीन है, ये स्टबीन है, ये बिस्मिथीन है। समझे? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेटा यहाँ पे ये बात सही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। हम लोग वान डेर वाल फोर्सेस देखेंगे। नॉर्मली अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है ना? सभी जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही काम हो रहा था। मगर याद रखना, ये जीवन का रूल है कि हर उसका एक दिन होता है। समझे? इसलिए आज वान डेर वाल फोर्सेस का दिन आ गया।
ध्यान रखिएगा कि वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करता है, मगर यहाँ इन दोनों केसेस में, ये जो दोनों केसेस हैं कौन कौन से, स्टिबीन एंड बिस्मिथीन, यहाँ पे वांडर वाल फोर्सेस ज़्यादा डोमिनेट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। स्पेशल केस है बेटा, मैं स्टार बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्पेशल केस है नाइट्रोजन फैमिली का, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा, इधर देखिए, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ये सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बिस्मिथीन का आता है और उसके बाद स्टिबीन का आता है। अगर यहाँ रीज़न पूछा जाए तो इसका रीज़न क्या है, रीज़न है हाई मॉलिक्यूलर वेट, रीज़न है हाई मॉलिक्यूलर वेट, और हाई मॉलिक्यूलर वेट के कारण रीज़न है हाई वांडर वाल फोर्सेस। हाई मॉलिक्यूलर वेट है इसलिए यहाँ पे वांडर वाल फोर्सेस ज़्यादा लगते हैं। उसके बाद आ जाइए स्टिबीन, स्टिबीन के बाद अब यहाँ आता है अमोनिया। अमोनिया यहाँ क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझे। अब इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है नहीं, तो इनमें जनरल फैक्टर देखेंगे, वांडर वाल फोर्सेस देखेंगे। वांडर वाल फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूलर वेट पे। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा ESH3 और यहाँ पे आ जाएगा PH3, ध्यान रखिएगा, समझे। तो देखो कह रहे कितना अजीब टाइप का इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, कोई कहीं पे है कोई कहीं पे है, इसलिए याद रखिएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, रीज़न बता दिया है कि ऐसा क्यों होता है। तो बेटा इन दोनों में वांडर वाल फोर्सेस डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे ज़्यादा डोमिनेट कर लेता है। यहाँ नॉर्मल रूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब फैक्टर लग रहा है, इसलिए ये आपका समझ रहे ना। और यहाँ पर इन दोनों में वापस फिर से हम लोग वांडर वाल फोर्सेस, मैं लिख ही दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पे आप वांडर वाल फोर्सेस देख करके सॉल्व करेंगे, ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है, समझे। तो भैया ये भी क्वेश्चन हो गया अपना, इस तरीके से अगर आपके पास आ जाए तो भी आप कर सकते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे एक मैंने आपको बताया था, सुनिए ध्यान से बेटा, मैंने बताया जिनके वो कंपाउंड जिनमें फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है, ध्यान रखिएगा, फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है, इनमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद फोन, तो ये करेंगे क्या करेंगे, ये परफॉर्म करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझे। जैसे तो बेटा यहाँ से अब आप चेक कर सकते हो कहाँ कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। बेटा बताइए, ये तो मैंने अब आपको बता ही दिया है, बताइए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी। देखो बेटा यहाँ पे फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है तो हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। दूसरा अब की बताइएगा, CH4, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बताइए। अरे यहाँ फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। अब बताइएगा क्या यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, ये अमोनिया है। बेटा अगर अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटा करके एक एल्काइल लगा दें तो ये प्राइमरी एमाइन हो जाएगा। बोलो बच्चों, क्या यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बताइए। अभी भी फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर यहाँ पे दो एल्काइल लगा दें, अभी भी देखो बेटा फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, ये सेकेंडरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर आप ये ले लेते हैं, ये देखिए ये टर्सरी अमाइन है, यहाँ पे फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, समझे। तब ये कह रहे हैं, आगे मैं बता रहा हूँ कि वो मॉलिक्यूल जिनमें फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है और तो वो आपस में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते, बट अगर इन कंपाउंड को ऐसे कंपाउंड में मिक्स कर दिया जाए जिनमें फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है
तो वो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो आप कर सकते हैं कि वो कंपाउंड जिनमें फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, या तो इंटरमॉलिक्यूलर या तो इंट्रामॉलिक्यूलर। मगर जिनमें जिनमें फोन से कंपाउंड, फिर से एक स्टेटमेंट है, कंपाउंड in which hydrogen is not attached with phone but they have phone, they form hydrogen bond with another molecule, other molecule which having in which hydrogen is attached with phone। कह रहे हैं अगर वो कंपाउंड जिनमें फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं मगर फोन है, उनको अगर किसी ऐसे कंपाउंड में मिक्स कर दे जिसमें फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। जैसे ये देखिए, समझिए, इसी को मैं यहां बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सब लोग। जैसे देखो बेटा, ये ईथर है, ईथर को अगर आप देखते हो, मैं ले लेता हूं डाई मेथिल ईथर है, ये देखिए ये डाई मेथिल ईथर है, इसमें ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है मगर ऑक्सीजन है। तो अगर इसको आप मिक्स कर दोगे वाटर में या अल्कोहल में, अगर इसको मिक्स कर दिया मैंने वाटर में, तो ये देखिए ये ईथर है, ये ईथर है और ये वाटर है, ये वाटर है, ये देखिए। तो यहां पे भी हो जाएगी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है ना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वो, हाँ बात सही है, वो कंपाउंड जिनमें फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, हाँ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। मगर वो कंपाउंड जिनमें फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है मगर फोन है, सोचो अब अगर बोले मान लो ना फोन हो ना फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हो, जैसे मीथेन, मीथेन में ना ही फोन है और ना ही फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। तो अब इसको आप ईथर में मिला दो, इसको आप पानी में मिला दो, ये उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। मगर इसमें देखिए, इसमें फोन से जुड़ा, फोन है, फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है, और यहां पे फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। तो ये इसको जब इसमें मिलाओगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और ये आसानी से घुल जाएगा। जब दो मॉलिक्यूल के बीच में किसी तरह, बेटा बॉन्ड क्या है, बॉन्ड क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है, दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला, दो एटम के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है। तो जैसे ही आपने इसको मिलाया, इसमें यहाँ एक नया अट्रैक्शन डेवलप हो गया, तो ये आसानी से घुल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, समझे। बट अगर दो चीज़ों को आप मिलाओ, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन ही ना डेवलप हो या बहुत बेकार अट्रैक्शन डेवलप हो, तो वो उसमें नहीं घुलता मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो जब दो कंपाउंड को आप मिक्स कर रहे हो, उनमें कोई अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है, तो भी वो आराम से घुल जाएंगे। इसीलिए अब मान लीजिए दोनों कंपाउंड आपके पोलर हैं, तो उनके बीच में कौन सा इंटरेक्शन लगेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और दोनों कंपाउंड नॉन पोलर हैं तो कौन सा इंटरेक्शन लगेगा, इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। बताओ ज्यादा अच्छा कौन सा होगा, डाइपोल डाइपोल। इसीलिए पोलर पोलर में बहुत इजीली घुल जाता है। अब मान लो एक पोलर है और एक नॉन पोलर है, तो एक डाइपोल और एक इंड्यूस डाइपोल है, बताइए स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होता है, डाइपोल डाइपोल की डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल डाइपोल ज्यादा अच्छा होता है, समझे। तो डाइपोल डाइपोल ज्यादा अच्छा होगा ना। तो जो इसीलिए कहते हैं पोलर पोलर में आसानी से घुल जाएगा, पोलर नॉन पोलर में उतनी आसानी से नहीं घुलेगा। अब दोनों नॉन पोलर लें तो उनमें आराम से इंड्यूस डाइपोल लगेगा, वो उसमें घुल जाएगा। मगर जितना स्ट्रॉन्ग, याद रखेगा,
जितना अच्छा, जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा वो उतनी आसानी से घुल जाएगा। इसलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अभी क्या बताया मैंने, वो कंपाउंड, तुम लोग समझ रहे हो ना, सन्नाटा तो नहीं मार गए सवेरे के टाइम में, हाँ, कि वो कंपाउंड जिनमें फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है वो तो आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, और वो कंपाउंड जिनमें फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है मगर फोन है, तो वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते, मगर वो अगर किसी ऐसे कंपाउंड में मिलाए जाएं जिनमें फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है तो ये उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। क्या आई बात समझ में आपको? चलिए नोट करिए इसे।